नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 19 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने टीजीटी से संबंधित कुल 18 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। बताइए आप लोग, गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था या फिर मध्य प्रदेश में हुआ था या फिर बिहार में हुआ था या फिर राजस्थान में हुआ था। तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसलिए बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी। बताइए आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी। 1553 ईस्वी में हुई थी या फिर 1974 ईस्वी में हुई थी या फिर 1980 ईस्वी में हुई थी या फिर 1950 ईस्वी में हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में जो है बेगूसराय में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई। बताइए आप लोग, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई। 1900 ईस्वी में या फिर 1990 ईस्वी में या फिर 1830 ईस्वी में या फिर 1610 ईस्वी में। तो इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई। इंदुमती कहानी जो है 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंदुमती कहानी किसका है। यह जो है किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई। बताए आप लोग, राष्ट्रकवि मैथिली शरण की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई। 1970 में या फिर 1950 में या फिर 1964 ईस्वी में या फिर 1978 ईस्वी में। तो मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु जो है 1964 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि इनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में झांसी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है। बताइए आप लोग, गोरा बादल कहानी जो है किसकी है। गिरधर की है या फिर गोविंद स्वामी की है या फिर नाभा दास की है या फिर प्रभाकर माचवे की है। तो गोरा बादल कहानी जो है किसका है, प्रभाकर माचवे का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। बताइए आप लोग, आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं या फिर महादेवी वर्मा मानी जाती हैं या फिर रमा सिंह मानी जाती हैं। तो आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानी जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है। बताइए आप लोग, झांसी की रानी जो है किसका उपन्यास है। अज्ञेय का है या फिर वृंदावन लाल वर्मा का है या फिर जयशंकर प्रसाद का है या फिर मुंशी प्रेमचंद का है। तो झांसी की रानी उपन्यास किसका है। तो यह जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत जो है किस तरह की रचना है। बताइए आप लोग, साकेत जो है किस तरह की रचना है। कृष्ण मूलक रचना है या फिर हिंदू संस्कृत मूलक रचना है या फिर पुराण मूलक रचना है या फिर रामचरित्र मूलक रचना है। तो साकेत जो है रामचरित्र मूलक रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है साकेत। यह जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया। बताइए आप लोग, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया। कालिदास ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने या फिर विश्वम्भरनाथ शर्मा ने या फिर उपेंद्र नाथ अश्क ने।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो यह जो है संस्कृत में जो है कालिदास की रचना है, जबकि इसका हिंदी में अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। किस नाम से? शाकुंतलम नाम से। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? बताए आप लोग, चित्रशाला जो है किसकी कहानी है? भारत भूषण की कहानी है, या फिर सियाराम शरण गुप्त की कहानी है, या फिर सदल मिश्र की कहानी है, या फिर विश्वम्भर नाथ शर्मा की कहानी है? तो चित्रशाला किसकी कहानी है? तो चित्रशाला जो है विश्वम्भर नाथ शर्मा की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की है, कबीरदास की है, सूरदास की है, या फिर रैदास की है? तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है कबीरदास जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस की टीका इनमें से किसने की? बताइए आप लोग, रामचरितमानस की टीका इनमें से किसने की? महेंद्र रामचरण ने किया, या फिर हरिचरण दास ने किया, या फिर जानकी प्रसाद ने किया, या फिर किशोरी दास ने किया? तो रामचरितमानस की टीका जो है किसने लिखा? महेंद्र रामचरण ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है? अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? बताइए आप लोग, अज्ञेय पर जो है किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? महात्मा गांधी का, या फिर विनोबा भावे का, या फिर D.H. लॉरेंस का, या फिर गौतम बुद्ध का? तो अज्ञेय पे जो है किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? तो वह है D.H. लॉरेंस का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? बताए आप लोग, सागर की लहरें जो है किस तरह का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है, या फिर ऐतिहासिक उपन्यास है, या फिर जासूसी उपन्यास है, या फिर सामाजिक उपन्यास है? तो उदय शंकर भट्ट कृत जो है सागर की लहरें जो है किस तरह का उपन्यास है? यह जो है आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन हैं? निराला हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक इनमें से कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर राजेंद्र अवस्थी हैं, या फिर नरेंद्र शर्मा हैं? तो बताइए आप लोग, कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वह थे राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो पत्रिका जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, बाद में जो है यह दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। यह मासिक पत्रिका जो है 1960 ईस्वी से प्रकाशित होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? बताइए आप लोग, प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है कौन माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, या फिर अज्ञेय माने जाते हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी माने जाते हैं, या फिर नेमचंद्र जैन माने जाते हैं? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है अज्ञेय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार इनमें से कौन एक हैं? राजेंद्र अवस्थी हैं, या फिर जगदीश माथुर हैं, या फिर मोहन राकेश हैं, या फिर बेनीपुरी हैं? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है प्रयोगवादी कहानीकार हैं? तो प्रयोगवादी कहानीकार जो है वह है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सदाचार की ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, या फिर कबीर हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर हैं? तो सदाचार की ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के जो रचनाकार हैं वह है हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है? अश्क हैं, राजेंद्र यादव हैं, या फिर रेणु हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र हैं? बताइए आप लोग, भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? तो भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? बताइए आप लोग, रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन जो है कब से प्रारंभ हुआ? 1856 से, या फिर 1938 से, या फिर 1963 से, या फिर 1910 ईस्वी में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1938 ईस्वी में जो है रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन जो है प्रारंभ हुआ। इसके संपादनकर्ता कौन थे? वह थे सुमित्रानंदन पंत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? आप लोग, प्रकृति का सुकुमार जो है किस कवि को कहा जाता है? निराला को, या फिर सुमित्रानंदन पंत को, या फिर महादेवी वर्मा को, या फिर जयशंकर प्रसाद को? तो प्रकृति का सुकुमार जो है किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। तुलसीदास का पहला महाकाव्य कौन सा है? बताइए आप लोग, तुलसीदास जी का पहला जो महाकाव्य है वह कौन सा है? रामचरितमानस है, या फिर विनय पत्रिका है, या फिर रामाज्ञा है, या फिर जानकी मंगल है? तो तुलसीदास का पहला महाकाव्य जो है वह है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है 1574 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या है? मंत्रविद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, मंत्रविद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, राजेंद्र यादव हैं, या फिर निर्मल वर्मा है, या फिर कृष्णा सोबती है? तो बताइए आप लोग, यह किसका उपन्यास है? यह जो है राजेंद्र यादव का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। दिनमान पत्रिका के संपादक हैं बच्चन हैं, हरिऔध हैं, या फिर अज्ञेय हैं, या फिर रघुवीर सहाय हैं? बताइए आप लोग, दिनमान पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो दिनमान पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन से एक लेखक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र यादव को, मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को, उसके बाद दिनकर को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्म भूषण किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है मैथिली शरण गुप्त जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? प्रयोगवाद का आरंभ जो है कब से माना जाता है? बताइए आप लोग, प्रयोगवाद का आरंभ जो है कब से माना जाता है? 1930 से, या फिर 1936 से, या फिर 1920 से, या फिर 1943 ईस्वी से? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है 1943 ईस्वी से माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बताए आप लोग, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन है, या फिर पद्म सिंह शर्मा है, या फिर देव हैं, या फिर बिहारी हैं? तो बिहारी सतसई की भूमिका के जो रचनाकार हैं वह हैं पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या है? यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी? बताइए आप लोग, यशपाल ने अधिकांशतः जो है किस प्रकार की कहानियाँ लिखी? समाजवादी कहानियाँ लिखी, या फिर साम्यवादी कहानियाँ लिखी, या फिर सामंतवादी कहानियाँ लिखी, या फिर मार्क्सवादी कहानियाँ लिखी? तो यशपाल ने अधिकांशतः जो है साम्यवादी कहानियाँ लिखी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? बताए आप लोग, कंकाल उपन्यास की रचना जो है किस काल में हुई? भारतेंदु काल में, छायावाद में, या फिर द्विवेदी काल में, या फिर रीत काल में? तो कंकाल उपन्यास किसका है? तो कंकाल उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि है, तो कंकाल उपन्यास की रचना जो है छायावाद युग में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? लोहियावाद से, या फिर सुभाषवाद से, या फिर गांधीवाद से, या फिर नेहरूवाद से? तो रंगभूमि किसका उपन्यास है? यह जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। इस उपन्यास में जो है
किससे प्रभावित है, या जो है गांधीवाद से प्रभावित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए आप लोग, 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया? सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, या फिर निराला को दिया गया, या फिर महादेवी वर्मा को दिया गया? तो 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस कृत पर दिया गया था? वह यामा रचना पर दिया गया था। किसको? महादेवी वर्मा को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या है? शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया? बताइए, शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था? बिहार का, या फिर पंजाब का, या फिर मद्रास का, या फिर कलकत्ता का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक जो है बिहार राज्य में मनोनीत किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? बताए आप लोग, पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं, या फिर राजेंद्र हैं, या जैनेन्द्र हैं, या फिर कमलेश्वर हैं? तो पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? तो यह जो है हरिशंकर परसाई का निबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या है? बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं आचार्य नरेंद्र देव हैं, या फिर नरेंद्र शर्मा हैं, या फिर अज्ञेय हैं, या फिर निराला हैं? तो बौद्ध धर्म दर्शन के जो रचनाकार हैं वह है आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या है? स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी ने किस ग्रंथ से ली गई है? बता आप लोग, स्वर्ग की कल्पना कविता जो है हरिऔध जी के किस ग्रंथ से ली गई है? परिप्रवास से लिया गया है, या फिर पद्य प्रसून से लिया गया है, या फिर पारिजात से लिया गया है, या फिर मर्म स्पर्श से लिया गया है? तो बताइए आप लोग, स्वर्ग की कल्पना कविता जो है हरिऔध की किस कविता संग्रह से लिया गया? तो यह जो है पारिजात से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? अज्ञेय हैं, या फिर दिनकर हैं, या फिर घनानंद हैं, या फिर रसखान हैं? बताइए आप लोग, कतकी पूनो कविता के रचनाकार कौन है? तो कतकी पूनो कविता के रचनाकार जो है अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या है? श्याम सिंह सस जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताइए आप लोग, श्याम सिंह सस जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, या फिर साहित्य भूषण पुरस्कार दिया गया था, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, या फिर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो श्याम सिंह सस जी को साहित्य अकादमी द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। जायसी कृत पद्मावत का नायक कौन है? बताइए आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत का नायक कौन है? मनोहर हैं, या फिर रत्नसेन हैं, या फिर लोरिक हैं, या फिर सुजान हैं? तो जायसी कृत पद्मावत का जो नायक है वह है रत्नसेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं? बताइए आप लोग, विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं महाकाव्य कहते हैं, या फिर प्रगति काव्य कहते हैं, या फिर प्रयोगवादी काव्य कहते हैं, या फिर छायावादी काव्य कहते हैं? तो विषयी प्रधान काव्य को प्रगति काव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया? बताइए आप लोग, इनमें से किसने जो है कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर निराला ने, या फिर अज्ञेय ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मवीर पत्रिका का संपादन जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। वियोगी हरि का पूरा नाम था, बताइए आप लोग वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था। तो वियोगी हरि का जो पूरा नाम था वह था हरि प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर दोस्तों हर नहीं होगा, हरि प्रसाद द्विवेदी जो है वियोगी हरि का पूरा नाम था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाट्यकृत का आधार कथा का आषाढ़ का एक दिन नाट्यकृत की आधार कथा का मुख्य पात्र है। बताइए आप लोग आषाढ़ का एक दिन नाट्य का कौन सा एक पात्र है इनमें से। दुष्यंत है, युधिष्ठिर हैं या फिर कालिदास हैं या फिर द्रोणाचार्य हैं। तो आषाढ़ का एक दिन नाट्य का जो पात्र है वह है कालिदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है। बताइए आप लोग संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है। 5वीं अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची में या फिर 9वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की संख्या का निर्धारण किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रेमचंद्र जी ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया किस सन में। 1916 में या फिर 1910 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में या फिर 1909 ईस्वी में। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया कब किया था, 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या है। मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। बताइए आप लोग मारवाड़ी पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती थी। भागलपुर से या फिर आरा से या फिर पटना से या फिर गया से। तो मारवाड़ी सुधार पत्रिका जो है आरा से प्रकाशित होती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। बताइए आप लोग स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। विष्णु प्रभाकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, गिरिराज किशोर हैं या फिर जैनेन्द्र हैं। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो वह है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। बताइए आप लोग कल्पना पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती थी। हैदराबाद से या फिर झांसी से या फिर बनारस से या फिर दिल्ली से। तो कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो कल्पना पत्रिका जो है हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है। निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, नाटक है या फिर उपन्यास है। बताइए आप लोग ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है किस प्रकार का संग्रह है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है किस प्रकार का संग्रह है, यह जो है निबंध संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसका निबंध संग्रह है, यह जो है किसका निबंध संग्रह है, हरिशंकर परसाई का है। किसका है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है। बताइए आप लोग शुद्ध कविता की खोज जो है किस प्रकार की रचना है। उपन्यास संग्रह है, काव्य संग्रह है, एकांकी संग्रह है या फिर निबंध संग्रह है। बताइए आप लोग शुद्ध कविता की खोज जो है किस प्रकार की रचना है। तो शुद्ध कविता की खोज जो है रामधारी सिंह दिनकर की निबंध संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। नेता नहीं नागरिक चाहिए, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है। निराला है, उग्र हैं, दिनकर हैं या फिर रेणु हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध की जो रचनाकार है वह है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई। बताइए आप लोग मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई। 1966 में या फिर 1962 में या फिर 1963 ईस्वी में या फिर 1965 ईस्वी में। तो मानक देवनागरी वर्णमाला जो है कब प्रकाशित हुआ, 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं।
काबा और करबला के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, काबा और करबला के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर सिया राम शरण गुप्त हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं या फिर अज्ञेय हैं? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काबा और करबला के रचनाकार कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या है? जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? बताए आप लोग, जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? शरद चंद्र और टैगोर का, या फिर देव और तुलसी का, या फिर नेहरू और गांधी का, या फिर श्रीधर पाठक और रामधारी सिंह दिनकर का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनेन्द्र पर शरद चंद्र और टैगोर का प्रभाव माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है? बताइए आप लोग, प्रकाश और परछाइयाँ जो है किस प्रकार का संग्रह है? कहानी संग्रह है या फिर एकांकी संग्रह है या फिर काव्य संग्रह है या फिर नाटक है? तो प्रकाश और परछाइयाँ जो है विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या है? हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने? 1930 ईस्वी में बने या फिर 1950 ईस्वी में बने या फिर 1940 ईस्वी में बने या फिर 1955 ईस्वी में बने? तो हरिवंश राय बच्चन जो है 1955 ईस्वी में भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ बने, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या है? राम की चीटी राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है? निबंध संग्रह है या फिर कहानी है या फिर नाटक है या फिर उपन्यास है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है? धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छड़ बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं या फिर अज्ञेय हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं? तो छड़ बोले कण मुस्काए के रचनाकार जो हैं वह है कन्हैया लाल मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? बताइए आप लोग, रथ के पहिए जो है किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है या फिर आंचलिक उपन्यास है या फिर ऐतिहासिक उपन्यास है या फिर साम्यवादी उपन्यास है? तो रथ के पहिए जो है किस प्रकार का उपन्यास है? यह जो है सामाजिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? नाटक है, एकांकी है, निबंध है या फिर उपन्यास है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। सप्तऋषिम एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, सप्तऋषिम जो है किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास की रचना है या फिर उदय शंकर भट्ट की रचना है या फिर उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है या फिर प्रेमचंद की रचना है? तो सप्तऋषिम एकांकी नाटक के जो रचनाकार हैं वह है सेठ गोविंद दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। द्वापर खंडकाव्य की रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, द्वापर जो है किसकी रचना है? निराला की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है या फिर राम कुमार वर्मा की रचना है? तो द्वापर खंडकाव्य जो है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। त्रिधारा काव्य की रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, त्रिधारा जो है किसकी रचना है? वियोगी हर की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है या फिर दिनकर की रचना है या फिर अज्ञेय की रचना है? तो बताइए आप लोग, त्रिधारा जो है किसकी रचना है? तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है? बताइए आप लोग, बंद गली का आखिरी मकान जो है किस प्रकार का संग्रह है? कहानी संग्रह है या फिर निबंध है या फिर एकांकी है या फिर काव्य है? तो बंद गली का आखिरी मकान जो है कहानी संग्रह है, इसकी रचनाकार जो है धर्मवीर भारती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहानी संग्रह है।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 क्या है? आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार हैं, बताइए आप लोग आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन हैं? पूरन चंद टंडन है, या फिर महेश चंद्र गुप्त हैं, या फिर कैलाश चंद भाटिया हैं, या फिर कृष्ण कुमार हैं? तो आजीविका साधक के रचनाकार पूरन चंद टंडन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या है? ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है? कहानी संग्रह है, या फिर निबंध है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है? तो ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी जो है धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 क्या है? जिए तो ऐसे जिए रिपोर्ताज की रचनाकार कौन है? दोस्तों यहाँ रिपोर्ताज गलत लिखा हुआ है, बताइए आप लोग। जिए तो ऐसे जिए रिपोर्ताज के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी हैं, या फिर कमलेश्वर हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं? तो जिए तो ऐसे जिए रिपोर्ताज के जो रचनाकार हैं वह हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। 12 एकांकी के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग 12 एकांकी के रचनाकार कौन हैं? दिनकर हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर मोहन राकेश हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 12 एकांकी की जो नाटक रचनाकार हैं वह है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है कल्पना पत्रिका के संपादक हैं? निराला है, पंत है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कल्पना पत्रिका के जो संपादक हैं वह है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 क्या है? प्रश्न संख्या 70 है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा? बताइए आप लोग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर जो है किस युग का प्रभाव रहा है? आधुनिक युग का रहा है, या फिर द्विवेदी युग का रहा है, या फिर भारतेंद्र युग का रहा है, या फिर छायावाद युग का रहा है? तो सन 1900 से 1920 ईस्वी तक जो है द्विवेदी युग का प्रभाव रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है? बताइए आप लोग संदर्भ सर्वस्व जो है किस प्रकार की रचना है? निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर आलोचना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है ललित निबंध विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ? 1900 मतलब 1500 ईस्वी में, या फिर 1574 में, या फिर 1590 में, या फिर 1600 ईस्वी में? तो रामचरितमानस महाकाव्य रचना का श्री गणेश जो है 1574 ईस्वी में हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक हैं, या फिर दिनकर हैं, या फिर निराला हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार जी कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। नंददास किस संप्रदाय के कवि हैं? बताइए आप लोग नंददास जो है किस संप्रदाय के कवि हैं? कृष्ण संप्रदाय के कवि हैं, या फिर राम संप्रदाय के कवि हैं, या फिर नाथ संप्रदाय के कवि हैं, या फिर जैन संप्रदाय के कवि हैं? तो नंददास जो है कृष्ण संप्रदाय के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो है अष्टछाप के कवि हैं। कौन? नंददास। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग कवि कर्तव्य निबंध किसका है? जैनेन्द्र का है, या फिर रेणु का है, या फिर महादेवी वर्मा का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो कवि कर्तव्य निबंध किसका है? तो यह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? अज्ञेय हैं, या फिर दिनकर हैं, या फिर अस्क हैं, या फिर राजेंद्र यादव हैं? तो वेणुवन आलोचनात्मक काव्य की जो रचनाकार हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बताइए आप लोग, ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता जो है किस काव्य संग्रह से ली गई है? पलाशवन से लिया गया है, या फिर प्रीपवास से लिया गया है, या फिर साकेत से लिया गया है, या फिर प्रभात फेरी से लिया गया है? तो ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता जो है पलाशवन कविता संग्रह से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। केशव दास द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, या फिर साधुकड़ी है, या फिर खड़ी बोली है? तो बताइए आप लोग, रामचंद्रिका की भाषा क्या है? तो रामचंद्रिका की भाषा जो है ब्रजभाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केशव दास ने रामचंद्रिका जो है ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिसाती कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, बिसाती जो कहानी है यह किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर दिनकर की है, या फिर कंचन दास की है? तो बिसाती कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर प्रेमचंद हैं? तो मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध की जो रचनाकार है वह है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पत्र प्रबंध काव्य की रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर रत्नाकर हैं, या फिर घनानंद हैं, या फिर श्रीधर पाठक हैं? तो पत्र प्रबंध काव्य की जो रचनाकार है वह है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नूरी कहानी की रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, नूरी कहानी जो है किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, या फिर निराला की है, या फिर अज्ञे की है, या फिर मोहन राकेश की है? तो नूरी कहानी किसकी है? तो नूरी कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 क्या है? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, या फिर मोहन राकेश हैं, या फिर उदय शंकर भट्ट हैं, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा है? तो पृथ्वीराज की आंखें जो है किसकी रचना है? या जो है राम कुमार वर्मा का एकांकी विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सा एक निबंध जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है? कवि और कविता है, या फिर यमलोक की यात्रा है, या फिर श्यामा स्वप्न है, या फिर निराशा क्यों है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो इसमें से एक निबंध है वह है कवि और कविता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? बताइए, आज पहली बार कविता जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? बांस का फूल में, या फिर एक सूनी नाव में, या फिर काठ की घंटियां में, या फिर गर्म हवाएं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काठ की घंटियां में संग्रहित है आज पहली बार कविता। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 क्या है? ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। बताए आप लोग, ठुमरी कहानी संग्रह किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर शिव पूजन सहाय का है, या फिर रेणु का है, या फिर बेनीपुरी का है? बताइए आप लोग, ठुमरी कहानी किसका है? तो ठुमरी कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? बताइए आप लोग, छायावाद ग्रंथ जो है किस प्रकार की रचना है? काव्य ग्रंथ है, या फिर धार्मिक ग्रंथ है, या फिर आलोचनात्मक ग्रंथ है, या फिर नाटक है? तो छायावाद जो है डॉक्टर नामवर सिंह का आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ढोला मारूरा दुहा की भाषा कौन सी है? बताइए आप लोग, ढोला मारूरा दुहा जो है किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है, या फिर प्राकृत भाषा में लिखा गया है, या फिर ब्रज भाषा में लिखा गया है, या फिर अपभ्रंश में लिखा गया है? तो ढोला मारूरा दुहा जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, बयां का घोंसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, बयां का घोंसला किसका उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल का है या फिर कमलेश्वर का है या फिर निर्मल वर्मा का है या फिर राजेंद्र यादव का है? तो बयां का घोंसला जो उपन्यास है यह है लक्ष्मी नारायण लाल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। विद्यापति की पदावली का संपादन किसने किया है? निराला ने या फिर बेनीपुरी ने या फिर दिनकर ने या फिर अज्ञे ने? तो विद्यापति की पदावली का संपादन जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर श्री राम शर्मा हैं या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं? तो बापू की कुटिया में के रचनाकार जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 क्या है, दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? मिट्टी की ओर निबंध संग्रह से या फिर अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह से या फिर रेती के फूल निबंध संग्रह से या फिर साहित्यमुखी निबंध संग्रह थे से? दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध जो है साहित्यमुखी निबंध संग्रह से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए आप लोग, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, अज्ञे हैं, हरिवंश राय बच्चन है या फिर धर्मवीर भारती हैं? तो हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वह है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, आप क्या है निबंध के निबंधकार कौन है? बताइए आप लोग, आप क्या है निबंध के निबंधकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं या फिर अस्क हैं या फिर निराला हैं या फिर मोहन राकेश हैं? तो आप क्या है किसका निबंध है? यह निबंध जो है विष्णु प्रभाकर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। गांधी पंचशती किस प्रकार का संग्रह है? बताइए आप लोग, गांधी पंचशती जो है किस प्रकार का संग्रह है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर गीत काव्य है? यह जो है क्या है, खंड काव्य है। इस खंड काव्य की रचनाकार कौन है? तो यह जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई? बताइए आप लोग, नए पत्ते जो है किस वर्ष लिखा गया? 1930 में, 1945 में, 1940 में या फिर 1960 ईस्वी में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नए पत्ते जो है 1946 ईस्वी में लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, नए पत्ते। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 क्या है, चतुरी चमार की रचनाकार कौन है? बताइए लोग आप लोग, चतुरी चमार जो है किसकी रचना है? निराला की रचना है, दिनकर की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है या फिर अज्ञे की रचना है? तो चतुरी चमार जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ए सही हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 क्या है, बयां का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है? बताइए आप लोग, बयां का घोंसला जो है किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है, साम्यवादी उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है या फिर मनोवैज्ञानिक उपन्यास है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बयां का घोंसला जो है आंचलिक उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे या फिर बाल गंगाधर खरे थे या फिर दिनकर थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे बाल गंगाधर खरे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 क्या है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे अज्ञे थे या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या फिर दिनकर थे या फिर मदन मोहन मालवीय थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? बताइए आप लोग, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32 है, 34 है, 33 है या फिर 36 है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 33 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, भाषा निर्माण की सही इकाई कौन सा है। तो वह है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम ध्वनि, फिर उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, फिर उसके बाद वाक्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 क्या है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि है या फिर उच्छिष्ट ध्वनि है या फिर कंपित ध्वनि है या फिर संघर्षहीन ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर ला जो है किस प्रकार की ध्वनि है, तो यह जो है पार्श्विक ध्वनि है। तो या रा ला वा जो है पार्श्विक ध्वनियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक शब्द जो सही है वह है ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो वह है दीर्घायु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए आप लोग, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वह होगा निह प्लस अर्थक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए आप लोग, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। विसर्ग संधि है, गूढ़ संधि है या फिर वृद्धि संधि है या फिर यण संधि है। तो परोपकार में कौन सी संधि है। तो परोपकार में जो है गूढ़ संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। बताइए आप लोग, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो विज्ञान में जो है वी उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। बताइए आप लोग, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसमें जो है ला प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। साग पात में कौन सा समास है। बताइए आप लोग, साग पात में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है या फिर द्विगु समास है या फिर कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो साग पात में जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। वनवास में कौन सा समास है। बताइए आप लोग, वनवास में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। तो वनवास में जो है कौन सा समास है। इसमें जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 क्या है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम है। बारात है या फिर वर्षा है या फिर हाथी है या फिर अश्रु है। तो बारात, वर्षा और हाथी जो है तद्भव शब्द है, जबकि अश्रु जो है तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दशानन किस प्रकार का शब्द है। ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, योग ऋण शब्द है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दशानन कैसा शब्द है। दशानन जो है योग ऋण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 क्या है। देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जयचंद जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 क्या है। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो। वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक है या फिर अपादान कारक है या फिर संप्रदान कारक है या फिर कर्म कारक है। तो गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है। तो वह है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है। बताइए आप लोग, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नागर का जो पर्यायवाची शब्द है वह है चतुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 क्या है।
आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताइए आप लोग, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम शब्द जो है तिरोभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? साहित्यिक कहते हैं, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं या फिर नाटककार कहते हैं? तो साहित्य से संबंध रखने वाले को जो है साहित्यिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे क्या कहते हैं? उसे जो है परित्यागता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 क्या है? निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। दोस्तों नीचे कुछ 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। तो वह है सीता का चरित्र अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 क्या है? हाथ को हाथ न सूझने का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग, हाथ को हाथ न सूझने का क्या अर्थ है? भ्रम में पड़ जाना या फिर खोए रहना या फिर घना अंधेरा होना या फिर चोट लगना? तो हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ है घना अंधेरा होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ है? स्वतंत्र होना या फिर अपना दुखड़ा रोना या फिर संगठन का अभाव या फिर सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना? तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है सब का अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। किलकत अरे मैं नेह निहारूं, किलकत अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, शांत रस है, वात्सल रस है या फिर हास रस है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह इनमें जो है वात्सल रस है इन पंक्तियों में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है वर्णिक छंद का, मात्रिक छंद का या फिर मुक्त छंद का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है जूही की कली जो है इनका सर्वप्रथम जो है या फिर हिंदी साहित्य में मुक्त छंद की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है या फिर अतिशयोक्त अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में जो है कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक